जय हिंद दोस्तों। आइए मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बारे में चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक अधिकार की गारंटी में सुरक्षा कौन प्रदान करता है, मौलिक अधिकार का हनन होने पे आपका क्या क्या कर सकते हैं, संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय का क्या पावर है, किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, किसका क्या पावर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तथा लास्ट में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर दिया गया है जो कि आपके अभ्यास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आइए लेट्स स्टार्ट मौलिक अधिकार। तो दोस्तों संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार कितना है, तो मौलिक अधिकार आपका 6 है, प्रेजेंट में 6 है। पहला समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों जिसे देखिए समता का अधिकार 14 से 18 है, स्वतंत्रता का आधार 19 से 22 से, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 से, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 से, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29, 30 से, और अगर ये सब के हनन होने पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले इसके बारे में और विशेष से चर्चा करेंगे। हालांकि जो इससे पहले एक बात बताना चाहते हैं, नोट किया हुआ है कि संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, पहले 7 अधिकार हुआ करता था। जब मूल संविधान था उसमें अनुच्छेद अधिकारों का मात्रा कितना था, 7 था। अभी कितना है, 6 है। तो 7वां जो अधिकार संपत्ति का अधिकार था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भाग 3 से हटाकर इसको कहाँ लेकर चला गया दोस्तों, 300 के का भाग 12 में लेकर चला गया। भाग 3 से हटाया गया और भाग 12 में इसे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे तो समता का अधिकार पहला देखिए। समता के अधिकार में दोस्तों पहला है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी क्या है, समता का अधिकार। तो समता का अधिकार में दोस्तों कहता है विधि के समझ समता, यानी राज देश कानून के समझ किसी भी व्यक्ति की समानता भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि विधि के समझ समानता, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति मतलब नहीं है, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, या गरीब हो, अमीर हो, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल तक, या किसी भी श्रेणी से किसी भी स्थिति में हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। विधि के सामने सभी समान है। तो दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अनुच्छेद 14, उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों, धर्म, नस्ल, जाति एवं लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो है दोस्तों सार्वजनिक स्थानों पे, जैसे सार्वजनिक पार्क, संग्रहालय, कुओं, स्नान घाटों आदि पे सम्मान के साथ पहुंचता है। और उसके लिए हालांकि अगर दोस्तों राज अगर चाहे तो राज के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद ये 15 था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अनुच्छेद 16 कहता है दोस्तों कि लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता। मतलब अगर मान लीजिए कि बीपीएससी या कोई भी कंपटीशन अब देखते निकलता है तो उसके लिए सभी को अवसर को समानता दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि उसी के अंतर्गत सार्वजनिक नियोजन के अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु इसमें भी लगाया दोस्तों, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे, अगर जरूरी समझता है तो उन वर्गों को लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनकी राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम हो। मतलब जिसका रेशियो देखते हैं दोस्तों, रेशियो जिसका कम है उसके लिए अलग से राज्य चाहे तो सेवा के प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अनुच्छेद 17। तो 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। बेहद ही इंपॉर्टेंट तो है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। इसके अंतर्गत दोस्तों कोई भी किसी से छुआछूत नहीं कर सकता है। कोई भी ये आपका अधिकार देता है, अगर कोई छुआछूत करता है तो क्या है, एक दंडनीय अपराध है। इसके तहत उसको दंड भी दिया जा सकता है, इसके तहत उसको फाइन भी लगाया
जा सकता है। हालांकि दोस्तों अस्पृश्यता को बहुत पहले ही इसको अपराध घोषित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया दोस्तों, जिसके अंतर्गत 6 माह तक आपका कारावास हो सकता है तथा साथ में 500 रुपया का जुर्माना या दोनों शामिल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 18 क्या कहता है दोस्तों? कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान उपाधियों का अंत। इसमें क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत, यानी कोई भी दोस्तों जो है आपका कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान अगर नहीं किया जाएगा, जब यानी कहने का मतलब इसमें क्या है दोस्तों? क्लियर कट ये है, आप ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के समय, मैंने सेना या, देखिए 2 चीज ध्यान रखिए, सेना या विद्या संबंधी, मैंने आप शिक्षा का अध्ययन करते विद्या के संबंधी को छोड़कर किसी भी प्रकार का सम्मान आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो सेना से संबंधित, अब सेना से संबंधित तो यहाँ पर आप समझ लीजिए सेना के लिए जो भी आपको दिया जाता है परमवीर चक्र वगैरह वगैरह। तो एक क्वेश्चन पूछता है, हालांकि देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि पूछता है क्वेश्चन आपका कि परमवीर चक्र या भारत रत्न या पद्म विभूषण या पद्मश्री किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया जाता है। अगर कोई विदेश से कोई नागरिक है, भारत का नागरिक, अगर कोई अन्य देश से अगर उपाधि लेना चाहता है या उसको मिलेगा, तो उसके लिए जब तक वो राष्ट्रपति की आज्ञा नहीं लेगा दोस्तों, तब तक उसको वो स्वीकार नहीं कर सकता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 क्या कहता है दोस्तों? बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 19 के अंतर्गत बहुत सा पार्ट दिया गया है। 19 का ये फ्रीडम टू स्पीक, बोलने की स्वतंत्रता है ना, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू गैदर पीसफुली विदाउट आर्म, शांतिपूर्व बिना हथियारों के एकत्रित होने की सभा करने की स्वतंत्रता दोस्तों 19B देता है। 19 का जो है आपका शांतिपूर्व बिना हथियारों के एकत्रित होने का सभा करने की स्वतंत्रता 19 का B देता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी अगर संघ बनाते हैं तो उसके लिए 19 का C के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। आगे फ्रीडम टू मूवमेंट टू एनी एरिया ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता दोस्तों 19 का D के अंतर्गत है। हालांकि ये स्वतंत्रता सभी को नहीं है। मान लीजिए सपोज कीजिए कोई पेशेवर अपराधी है, अब वो बोलेगा कि हमको तो स्वतंत्रता 19 के D के अंतर्गत है। नहीं दोस्तों, उसको वो स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे आर्टिकल 19 का E यानी फ्रीडम टू रिसाइड सेटल एनी एरिया ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी क्षेत्र निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, अभी बिहार का आदमी है या मान लीजिए यूपी का आदमी हो, जाकर तमिलनाडु में बस गया, तो ये सब आपका स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो 19 का E, 19 का E। हालांकि इसके तहत कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड, वहाँ नहीं बच सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे फ्रीडम टू रन एनी बिजनेस, आपको कोई भी बिजनेस करने का जो स्वतंत्रता है दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आता है? तो 19 का G, 19G के अंदर कोई भी व्यापार करने और जीविका चलाने की स्वतंत्रता दिया गया है। एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट, हर एक परीक्षा में पूछता है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णन किस अनुच्छेद में? तो हम नीचे बोल्ड करके लिखे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A में है। किसमें है? 19A। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत दोस्तों 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति दोस्तों सिर्फ एक अपराध, कोई भी अगर अपराध करता है तो उसके लिए एक बार सजा मिलेगा। अपराध के समय जो कानून लागू होगा उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले या बाद के कानून बनने का लागू होगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि बाद में कोई कानून होगा उस पर थोपा जाएगा, ऐसा नहीं है। जो उस समय होगा वही लागू किया जाएगा। तीसरा है किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हम किसी भी व्यक्ति के
विरोध में हम न्यायालय में बात हमको नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 21 से दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार में आपका 19 से 22 में 21 में बताया गया है आपका कि आर्टिकल 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आप एक चीज़ जान लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट, 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको समस्त बच्चों को ऐसी ढंग माने समस्त बच्चों को शिक्षा देना राज्य सरकार का दायित्व है। ये 6 से 14 वर्ष, इसको अनुच्छेद आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था, जो कि आर्टिकल 21 का 1 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत लास्ट आर्टिकल 22, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध का संरक्षण। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी कर लिया जाता है, माने उसका मनमाने ढंग से अगर गिरफ्तारी कर लिया जाता है तो उस स्थिति में उसको क्या अधिकार दिया गया है दोस्तों, तो है पहला है कि हिरासत लेने का कारण बताना होगा। आप हिरासत में ले रहे हैं किसी व्यक्ति को तो उसका किस कारण से, उसका रीजन आपको देना होगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना, जो भी मजिस्ट्रेट होता है दोस्तों 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होता है। और तीसरा है अपना पसंद के वकील को सलाह लेने के लिए अधिकार होगा, जो भी उसका पसंद का वकील होगा दोस्तों उससे वह सलाह ले सकता है। लेकिन हालांकि ये सब जो है दोस्तों सिर्फ उसी के लिए होगा, लागू होगा जो कि निरोधक कानून के अंतर्गत नहीं हुआ हो। यानी ऐसा नहीं दोस्तों कि जो अपराधी मान लीजिए कोई आतंकवादी है उसको इसके लिए वो सब कानून उसके लिए आर्टिकल 22 लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 बोलता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब यह है दोस्तों मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम। अब देखिए दोस्तों मानव दुर्व्यवहार मतलब क्या होता है, पुरुष एवं महिला एवं बच्चों को वस्तु के रूप में खरीद बिक्री से निषेध करता है। ऐसा नहीं कि कोई मानव को बेच सकते हैं, कोई महिला को बच्चा को बेच सकते हैं, ये मानव दुर्व्यवहार में आता है। ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसको बैन किया गया है। उसी तरह बलात्श्रम क्या है दोस्तों, इसका मतलब सिंपल मतलब होगा बेगार का मतलब हो किसी भी, इसका अभिप्राय हुआ कि बिना परिश्रमिक काम को, यानी बंधुआ मजदूरी जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं बेगार, यानी बिना परिश्रमिक का उसको काम को कराना, वही होता है बलात्श्रम। ऐसा करना दोस्तों एक दंडनीय अपराध है, जिसके तहत कानून में वर्णन उसको एक दंड के रूप में बहुत जुर्माना भर सकता है या उसको जेल तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे है अनुच्छेद 23 के बाद अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है दोस्तों कोई भी बालकों को नियोजन से संबंधित प्रतिषेध करता है। यानी ये क्या है दोस्तों, कोई भी 14 वर्ष से कम की उम्र है बच्चा है तो उसको किसी भी फैक्ट्री, खान या अन्य किसी भी संकट गतिविधियों में काम पे नहीं लगाया जा सकता है। जो भी उसका है दोस्तों किसी को ऐसे काम पे नहीं लगाया जा सकता फैक्ट्री में जो कि 14 वर्ष की जिसकी आयु कम हो। उसी तरह दोस्तों अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो भी भारत के नागरिक है उसको मुख्य रूप से 25 से 28 तक इसमें क्या है कि अगर अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है कि अंतःकरण एवं धर्म का अबाध रूप से मानो, कोई भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आचरण प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता, एवं दोस्तों सिखों को कटार रखने का जो व्यवस्था है इसी के अंतर आज़ादी प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि सिख लोग जो कटार रखते हैं वो कौन सा अनुच्छेद के तहत उसको प्राप्त है। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कट्टा रखने का आपका प्रावधान है। उसी तरह अनुच्छेद 26 में है दोस्तों धार्मिक कार्यों का प्रबंध एवं स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंध एवं स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद दोस्तों 26 में है। उसी तरह अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति एवं करों को समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना के बारे में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद आपका 28 बोलता है दोस्तों। अनुच्छेद 29
दोस्तों अनुच्छेद 29 क्या है? 29 और 30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 29 में बोलता है कि किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने, भाषा, लिपि को बचाए रखने का अधिकार है। साथ में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को संरक्षण करने का अधिकार भी अनुच्छेद 29 में दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान का स्थापना, प्रशासन कराने का अल्पसंख्यक वर्ग प्रशासन स्थापना और प्रशासन करने का जो अधिकार है दोस्तों शिक्षा अल्पसंख्यक वर्गों का, वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। और दोस्तों यदि सपोज ऊपर दिए हुए आर्टिकल जो भी आपने पढ़ा 14 से लेकर 30, इसके अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार का अगर उसे मान्य नहीं दिया जाता या उसका उल्लंघन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत इसको वह कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और आगे देखिए इसके साथ चलते हैं। बोलता है कि भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया है। संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा किस अनुच्छेद को दिया गया है? तो दोस्तों बोला जाता है अनुच्छेद 32 को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो तरफ से क्वेश्चन पूछता है। एक है संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा अगर पूछा जाए संविधान का आत्मा तो आपको बताना है प्रस्तावना को। संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। लेकिन यदि बोलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय आत्मा कहा, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। तो दोस्तों रिट क्या होता है? तो रिट सिंपल है दोस्तों। रिट का मतलब होता है हम आदेश देते, याचिका। तो रिट का मतलब क्या है? याचिका। तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद, भारत में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ये अधिकार रिट जारी करने का अधिकार रखता है। तो पहला रिट है दोस्तों कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा क्या है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिंपल से मतलब है, इसका अर्थ होता है, ये देखिए दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो शब्द है ये एक लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। क्या इसका अर्थ होता है? को प्रस्तुत किया जाए, है ना। तो अब इसी से आंसर आपका निकल जाएगा, को प्रस्तुत किया जाए। तो मतलब है इसका, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो गैर कानूनी रूप से है तो उसको आदेश दिया जाता है कि उसको प्रस्तुत किया जाए। यदि वह गिरफ्तारी का तरीका गैर कानूनी हो तो न्यायालय चाहे तो उसे छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है। दूसरा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार में परमादेश, मैंडेमस, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है? कार्यपालिका को यह कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि दोस्तों यह उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक पदों पर बैठा हुआ पदाधिकारी जो है कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो उससे यह परमादेश दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि कोई कार्यपालिका को कहा जाता है कि कार्य करे और वो उसकी शक्तियों के अंतर्गत जो करना चाहिए, या किसी व्यक्ति सार्वजनिक संस्था के आदेश दे सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस कब इसको जारी किया जाएगा? तो किसके विरुद्ध किया जाता है? तो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है, या किसी संस्था के विरुद्ध किया जा सकता है, या किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध किया जाता है। तो ये आपका परमादेश होता है दोस्तों, कोर्ट लाता है। आगे देखिए निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशनरी। तो दोस्तों जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे को सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करता है। तो दोस्तों प्रतिषेध लेख कब जारी करता है? जब ऊपरी अदालत को ऐसा लगे
कि ये जो भी इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसी समय इसको जारी किया जाता है ऊपरी अदालत के द्वारा। तो दोस्तों ये जान लीजिए, प्रतिषेध का मतलब ही होता है रोकना, माने रोकने के लिए, प्रोहिबिटेटरी मतलब रोकने के लिए ही लगाया जाता है, मतलब ऊपरी अदालत जो है निचली अदालत को लगाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है क्यू वारंटो, मतलब अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पद उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर उस व्यक्ति को पद को कार्य से रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, उस पद को कार्य से रोक सकता है। उसी तरह है सेक्रेटरी, जब कोई, अब देखिए दोस्तों इसमें भी निचली अदालत सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामलों को उत्प्रेषण के द्वारा उससे ऊपरी अदालत को समक्ष हस्तांतरित करता है। तो देखिए आप दोस्तों कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें भी तो ऊपरी अदालत है निचली अदालत है, तो दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। देखिए पिछला वाला जो आप देखें प्रोविजनरी में, इसमें है कि उसको रोका जा रहा है कोई कार्य करने से, जो निचली अदालत है उसको कार्य करने से रोका जा रहा है, जबकि सेक्रेटरी उत्प्रेषण में क्या है कि वो केस को ट्रांसफर कर रहा है, जो भी सक्षम अधिकारी उसके ऊपरी अदालत को हस्तांतरण करने के लिए बोलता है, मतलब केस को अपने अंडर में उसको ले लेता है दोस्तों। और इसके अंतर्गत और कुछ रिलेटेड पॉइंट समझिए। तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय रीट जारी करने में क्या अंतर है, जो रीट जारी करने का अधिकार किसको किसको है, तो दोस्तों बताएं कि उच्चतम न्यायालय को है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को 226 के तहत। तो उच्च न्यायालय जो है कब करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। तो उच्चतम न्यायालय है दोस्तों केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रीट जारी करता है। रीट कब जारी करेगा, मौलिक अधिकार के हनन में ही रीट जारी करता है। जबकि उच्च न्यायालय है दोस्तों मौलिक अधिकारी, जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार के ही करेगा, उसके अलावे भी अगर कोई अन्य विषय है तो भी रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय, कि उससे नीचे वो उच्च न्यायालय, इसलिए उसके विरुद्ध प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ पॉइंट है। तो 44वें संविधान संशोधन के पहले जो है दोस्तों आपका संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार वो आपका कानून क्या था, मूल अधिकार था, लेकिन उसको अनुच्छेद 31 से हटाकर एक मौलिक अधिकार था, उसको क्या कर दिया गया, संशोधन करके आपका अनुच्छेद 300 के ए में लेकर चल गया, और आप कैसा है ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में हो गया दोस्तों। और जानिए कि यह कैस जो मूल अधिकार है दोस्तों यह अस्थायी नहीं होता है, संसद संविधान के संशोधन के माध्यम से इनकी कटौती या कमी कर सकता है। और दोस्तों राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी को निलंबित कर सकता है। तो एक क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों कि आपका कौन जो है मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है, तो निलंबन करने का अधिकार जो है दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है। कब करता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान में करता है। साथ में क्वेश्चन पूछता है कि इस मौलिक अधिकार का गारंटी और सुरक्षा कौन प्रदान करता है, गारंटी और सुरक्षा जो प्रदान करता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करता है। ठीक है, तो इस साथ में इसके अलावा और जानिए एक और क्वेश्चन आपको पूछता है कि भारत का मैग्ना कार्टा, संविधान के भाग को किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो दोस्तों भाग 3 मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को कहा जाता है भाग 3। मैग्ना कार्टा क्या है दोस्तों, तो मैग्ना कार्टा जो है एक्चुअल में मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का किंग जॉन था दोस्तों। इंग्लैंड के जो किंग जॉन थे, इंग्लैंड का जो किंग जॉन थे वो उनके सामंतों के दबाव में जारी किया था दोस्तों 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में जारी किए थे, जो कि वहाँ के नागरिकों के लिए मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था, पहला लिखित प्रपत्र था दोस्तों, इसलिए कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित थे, तो दोस्तों भारत मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था, दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले इसको प्रदान किया गया था। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। मौलिक अधिकारों का लागू करने का दायित्व किसके किसके है? तो दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों का है, यानी बोथ ऑफ द एबव हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध, रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित है दोस्तों? तो आर्टिकल 19 का ए। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और चलाने की संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 30 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा है? तो दोस्तों किसको कहा है? तो हम लोग पढ़े थे किसको कहा है। तो धार्मिक डॉक्टर भीमराव हृदय का आत्मा किसे कहा है? तो मौलिक अधिकार को में भी किसको कहा? अनुच्छेद 32 को। तो दोस्तों यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक, यहाँ गलती लिखा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? माने किसके द्वारा जारी किया जा सकता है दोस्तों? क्या जारी किया जाता है? तो रीट जारी किया जाता है, रीट। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 के तहत। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन देता है? तो दोस्तों मौलिक निलंबन का आदेश अभी बताए थे राष्ट्रपति दे सकता है आपातकाल के दौरान। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो दोस्तों समानता का अधिकार का मतलब यही दोस्तों 14 से लेके 18, समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्तों 17 है, अस्पृश्यता का अंत, है ना, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में से संविधान के किसी रूप में अस्पृश्यता का निषेध प्रावधान? तो आर्टिकल 17 है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, समानता का अधिकार भारत के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन भागों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22 में था। प्रेस की स्वतंत्रता किसके अधिकार निहित है? तो नियमों का समान संरक्षण, भाषा स्वतंत्र, संघ निर्माण स्वतंत्रता, कार्य के समय। तो एड्रेस टू इंडिपेंडेंस भाषा स्वतंत्र के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, भाषण स्वतंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों का शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। कौन सा हो जाएगा? 24, क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बारे में उसमें जिक्र किया है कि कोई भी खान में या भारी कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या बंदी किया जाता है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने घंटे? 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। किसी वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया था? तो दोस्तों इसका है आंसर केशवानंद भारतीवाद। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम करने देने से किस अधिकार का उल्लंघन होगा? तो दोस्तों आपका इसमें किसका उल्लंघन हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद जो 23-24 में है शोषण के विरुद्ध, उसका उल्लंघन होगा। 24 वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों क्या है? एक लीगल राइट है, यानी कानूनी अधिकार। कैसा है? कानूनी अधिकार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वैधानिक अधिकार दिया है, तो आपका अगर ऑप्शन के अनुसार नहीं है तो यहाँ पे कानूनी अधिकार नहीं होने से वैधानिक अधिकार आप ले सकते हैं, इंग्लिश में वो लीगल राइट आ जाएगा।
अब देखिए संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन दे सकता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय उच्चतम दोनों, तो दोस्तों दोनों दे सकता है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दोस्तों, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। देखिए यहाँ पर अगर इंग्लिश में देखेंगे तो दोनों लीगल राइट है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक दिया था, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यदि दोनों अगर ऐसा आ जाए आपको तो कानूनी अधिकार मार्क आइएगा। चलिए इसमें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को गणमान्य समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार किसको बनाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार जो था उसको बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया? तो दोस्तों 300 का 300 का वर्ड। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी करता है? रीट कौन जारी करता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय रीट जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अगर खराब लगे तो भी इसको कमेंट कीजिए, जो भी है, और उसको अच्छा बनाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर देखने।